Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba. So class, what I'm supposed to teach you today is reproduction. तो क्लास हम लोग बायो में सब कुछ खुले तरीके से पढ़ते हैं। आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने पिछले चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन पूरे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बात याद रखिए कि अभी जो मैं लेक्चर लेने वाली हूँ वो आपका फुली रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। रिप्रोड्यूस, कोई चीज़ का बनना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रखें, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंतहाई तौर पे इम्पॉर्टेंट अमल है। याद रखें, रिप्रोडक्शन से इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो क्लास, रिप्रोडक्शन हम लोग ओपनली सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मेंटल तौर पे तैयार रहिएगा। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव द ability to reproduce. Reproduction is the biological process by which living things produce their young ones, which are similar to their parents. Reproduction ensures the continuity of species, also help the organism to adapt itself changing environment. तो क्लास, चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होगा, तो मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। इंसान की जनरेशन को बढ़ाने के लिए एक तरीके का प्रोसेस है जो एक आपके वालिदैन मिल के आपको पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से हर चीज़, यानी कि एक चूज़ा, उनके वालिदैन क्या होंगे, मुर्गा और मुर्गी। इसी तरीके से एक जानदार जब वजूद में आता है तो वो अपने जैसा एक और जानदार बनाने की सलाहियत रखता है। रिप्रोडक्शन मतलब यानी कि आप लोग किसी चीज़ को जन्म देते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन हर इंसान, हर जानवर, हर छोटे से छोटे ऑर्गेनेली में मौजूद होती है। रिप्रोडक्शन हम इसको कहते हैं। याद रखिए, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। रिप्रोडक्शन में हम 100% कोर्स में ये पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर हम कहते किसे हैं और रिप्रोडक्शन होती किस वजह से है। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। किसी चीज़ की पैदा होना एक प्रोसेस के अमल से, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are two types of reproduction, sexual and asexual. Asexual reproduction is strategically colony propagate individual, which means the organism produced are genetically identical to their parents. This organism fail to cope with changing in environment. If it continue to produce this way, ultimately become extinct. Asexual reproduction is advantageous for organism. In this method, efficient and shorter time is taken for the species to inhabit or colonize the habitats. In long-term organisms, the organism must reproduce by the sexual reproduction to become successful over the longer periods of time. In asexual reproduction, no gametes are involved and all of the offspring are produced from the single parent by mitotic cell division. एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो फॉर्म्स में कन्वर्टेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने काम है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक काम है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मैं आपको बताऊंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिटोसिस इन्वॉल्व होता है। सो मिटोटिक वेस के जरिए नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, यानी ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेल पर मुश्तमिल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अक्सर करते हैं। यानी कि ये वाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी मर्द और औरत की दोनों जिस्म के वो हिस्से जिससे औलाद का फॉर्मेशन होती है, वो औलाद की पैदाइश करने वाले दोनों हिस्से एक ही इंडिविजुअल के अंदर ही मौजूद होते हैं। यानी इसके अंदर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल पे एक ही जिस्म में एक मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होगा। यानी कि रिप्रोड्यूस करने के दोनों ऑर्गन इसमें मौजूद होंगे। तो अक्सर इसमें नो गैमेट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि आप एक बात याद रखिएगा कि अगर एक एसेक्सुअल सेल है, यानी ये एक
जानवर है तो अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसकी जो औलाद होगी या ये जो बनाएगा वो यही बनाएगा, उसमें एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं होगा। इसी तरीके से ये जानवर है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये हूबहू अपने जैसा ही अपने जैसे ही शक्ल का ऑर्गेनिज्म बताएगा। इसी तरीके से हम लोग इसी तरीके से इसके डिफ्रेंसिएशन आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी। The important difference between the asexual and sexual reproduction is that the former there is no missing of heredity and material porrier for the formation of new organism, but in the latter there is always missing heredity material either between two cells of the same organisms or between two cells of different organisms of same species. तो क्लास एक बात याद रखें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये है कि हेरिडिटी मटीरियल फोरियर होता है, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसमें चेंज होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो औलाद होती है वो अपने वालिदैन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो क्लास नॉन मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटी मटीरियल इन एसेक्सुअल reproduction does not move in the genetic makeup and does not produce variety among the descendants, so the environment condition to which these organisms are well adapted are changed, and these would result in the death of all members of the members of that species. Suppose if asexual produced plant has no resistance to a particular disease, a whole population could be wiped off. In contrast, the genetic variability is produced by asexual reproduction. It results in cases by meiosis and mixing of heredity material. This is the genetic variability help the organism to live successfully in changing environment. So some of the offspring would survive even if most of them are wiped off by a particular disease, because the surviving organisms have the resistance to disease. Some of the common methods of reproduction in the plants and animals are binary fission, multiple fission, budding, spores, formation, vegetative propagation, regeneration, parthenogenesis और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लास इसमें ये बात बताया है कि कुछ मेथड्स प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई होते हैं और कुछ मेथड्स प्लांट के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुई होती है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले मैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में फ़र्क बताऊंगी। तो क्लास यहाँ पे तो एनिमल और प्लांट्स में दोनों में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिटोसिस का प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ये है कि अगर दो गैमेट्स यानी एक मर्द और एक औरत मिलके एक बेबी बनाते हैं तो उस बेबी की शक्ल उसकी माँ से भी मिलती है और उसके बाप से भी मिलती है। तो इंडिविजुअल से ये पता लगता है कि हेरिडिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी होता है कि आपकी शक्ल आपके वालिदैन से भी मिल रही होती है, आपकी हंसी आपकी माँ से मिल रही होती है। अक्सर ये नहीं होता कि आपकी हंसी या आपकी मुस्कुराहट ख़ानदान में किसी से मिल रही हो, तो वो आपके परदादा की से या परदादा के ख़ानदान से किसी से मिल रही होती है। तो क्लास ये वाला थोड़ा टॉपिक मुश्किल सा है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में ये फ़र्क है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डिफरेंट होगा और वो अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, यानी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वो एक तरह के ही इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं वो एक ही तरह के एनवायरनमेंट के अडेप्ट करने के काबिल होता है। इनके अंदर गैमेट्स एक ऑर्गेनिज्म है, इसी के अंदर मर्द वाला हिस्सा और औरत वाला हिस्सा मौजूद होता है। ये मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी अलग है, इसलिए बडिंग, ग्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग और रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस ये सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। बात एक ये भी है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मैं एग्जांपल ये दूंगी कि अगर आपके हाथ में कट लग जाता है
और आप दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन आपके अंदर पाई जाती है, तो आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वाले ऑर्गेनिज्म हैं। यानी एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म में अगर कभी इनको कट लग जाता है तो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाते, मर जाते हैं। वजह ये कि इनके पास रीजनरेशन ऑफ पावर नहीं होती। Asexual mean without sex, and this method does not involve in the fusion of gametes. In most cases, there are different forms of asexual reproduction employed by different kinds of organisms, including plants. Some of the methods are plants में asexual reproduction आम होती है। इसमें यह बताया है कि गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी मेथड्स पाए जाते हैं जो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्ट कर रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बात याद करें कि ऑर्गेनिज्म अच्छे से फल फूल जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जल्दी होती है। Binary fission in bacteria. This is a type of asexual reproduction. The unicellular organism divides into two by simple division. Bacteria belonging to Monera exhibit the binary fission. Under the favorable conditions, one bacterium will divide into two bacterium in 20 minutes. After 20 minutes, they will have a single circular chromosome made up of DNA. Steps in the binary fission involve in when the DNA molecule replicates, it results in the two chromosomes. These two chromosomes are moved towards two opposite sides, and the middle portion of the cell membrane invaginate inward the two sides, and when we meet the center, it separates the two halves of bacterium. This new cell wall deposits between two or cross cell membranes. Daughter bacteria grow their normal size and separate from one another. तो क्लास, आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों ने बाइनरी फिजन के बारे में सुना ही होगा। बाइनरी फिजन एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें ये एक सेल है, सेल के ऊपर न्यूक्लियस है, ये एक क्रोमोसोम है। इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन जब क्रोमोसोम्स डिवाइड खुद से होना शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप को दो कर लेते हैं। और बाइनरी फिशन दो से दो इंडिविजुअल, एक से दो, और दो से चार, और चार से 8 में तब्दील हो जाता है। इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपनी बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स यानी बहुत सारी शक्लें बना देता है। डीएनए क्रोमोसोम्स यानी न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो क्लास, आपको मैंने हेरिडिटी मटेरियल के बारे में बताया। आई होप सो आपको इस लेक्चर में ये मालूम पता चले कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें मिटोसिस होता है और इसमें मियोसिस होता है, और इसमें मिटोसिस भी अक्सर हो जाता है। मियोसिस और मिटोसिस मिक्सचर होता है इसका। दोनों मिलके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स होते हैं, इसमें 2 गैमेट्स नहीं होते। इस तरीके से बाइनरी फिशन में डीएनए इन्वॉल्व होता है। एक बैक्टीरिया का सेल के बारे में बताया है कि उसमें डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा काम आता है एक तरीके से कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करके 2 और शक्लें बना रहा है। इसी तरह से ये मल्टीपल ऑफ 2 की डॉटर सेल से, पहले ये पेरेंट सेल है, ये 2 अपने अंदर ही 2 दाने न्यूक्लियस बना चुका है, अपने अंदर ही 2 दाने डीएनए बना चुका है, अपने अंदर ही 2 दाने डीएनए के अलावा ये अपने अंदर ही 2 दाने क्रोमोसोम्स के पेयर्स बना चुका है। ये अल्लाह ताला ने इसको यही एक ही टेंडेंसी दी है कि ये 24 घंटे में अपने आप को 4 से 8 और 8 से 16 में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये मल्टीपल ऑफ 2 से आराम से चलता है। डीएनए इसका हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल जो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन में इजीली डाल सकते हैं। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको बाइनरी फिजन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। तो क्लास, अभी अगला हम बडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है।
बर्डिंग यीस्ट। आपने खमीरे का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किया होगा। बर्डिंग की बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको आज देने वाली हूँ। Yeast fungus consists of a single microscopic spherical cell of yeast produced by budding. It is a special type of asexual reproduction in which small bud outgrowth is formed in one side of cell. In the nucleus divides by mitosis into two nuclei. One of the two nuclei passed into the buds and but enlarges and is finally cut off an independent cell. When the process of budding is repaired, the individual cell form non-separate ones at once as a result of small group of attached cells may sometimes be seen. तो क्लास बडिंग इन यीस्ट के बारे में बताया है। बडिंग वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। याद रहिए कि मैंने आपको समझाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं अभी एक और डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ। ये एक पेरेंटल सेल है। क्लास आप लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी में बर्ड्स देखे होंगे। ये एक आलू है। आलू के ऊपर अक्सर एक सफ़ेद रंग का बड निकल आता है। आप अपने घर में जाके कुछ आलू देखना, तो आप उन आलूओं की उन बर्ड्स को निकाल के मिट्टी खोद के वो एक बर्ड अगर डाल देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, 5 से 8 दिन या 8 से 1 डेढ़ महीने बाद आप चेक करेंगे तो वहाँ पे एक आलू मौजूद होगा। ये है बडिंग। तो ये चीज़ खमीरे में भी पाई जाती है। खमीरा आप लोग जो लोग घरों में खमीर रोटी खाते होंगे उनसे पूछिएगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी ये यीस्ट इस्तेमाल होता है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा या खमीर रोटी खाई है या तंदूरी रोटी खाई है तो वहाँ पे आपको यीस्ट की सहूलत मौजूद मिलती है। तो क्लास यीस्ट के बारे में मैं एक बडिंग का प्रोसेस बताऊंगी। बडिंग का प्रोसेस एक सेल से शुरू होता है। एक सेल अपने ऊपर पेरेंट सेल अपने ऊपर बहुत सारे बर्ड्स उगा देता है और अपने ही उस एक बर्ड को अपने जिस्म से अलग करता है। फिर वो अलग बर्ड करके अब वो दूसरा बर्ड जो उसने पेरेंट से अलग हुआ वो एक और बर्ड बना देता है और वो बर्ड आगे अपनी पेरेंट्स की हुक्म पे चलता है। यानी कि यहाँ पे एक बार में 100 से ज़्यादा बर्ड्स भी बन सकते हैं। काफ़ी केसेस में एक ही बर्ड नज़र आता है, लेकिन अक्सर औकात में एक से ज़्यादा बर्ड्स बनते हुए नज़र आते हैं। बडिंग के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको तफसीलात के तौर पे आपको बताया। बडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बडिंग को पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बडिंग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं यीस्ट में। जैसा कि जब आप खमीरा किसी आटे में डाल देते हैं तो एक बात याद रखिए कि आटे को खमीर होने के लिए कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि आटा अपना अच्छे तरीके से ताकि आटा अच्छे तरीके से खमीर हो जाए। क्यों खमीर हो? और उसको अक्सर गर्म जगह पे भी रखा जाता है। ये गर्मी में ज़्यादा रीजनरेट कर देता है। ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन अपने सारे आटे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो क्लास में आपको अगला स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले एक डायग्राम बना लूँ। तो क्लास मैंने इस टाइम रोजेट्स की तस्वीर बनाने की पूरी कोशिश की है। You have already studied the structure of rhizophus, a sexual reproduction in rhizophus by formation of spores in sporangia, which are borne on the tips of sporangiospores. Spores are single-celled and thick-walled and are produced in sporangium without sexual reproduction. Sexual process. These spores are released from the sporangium and are carried by wind and thus exposed in the condition of new rhizophus mycelium. तो क्लास बहुत कुछ एक ही बुक में बताया गया है। ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इसमें आपको
राइजोइड्स के बारे में यानी राइजोफर्स यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। राइजोइड्स, आपने डबल रोटी खाई होगी, यकीनन डबल रोटी आपको मिली होगी। अक्सर अगर डबल रोटी को बहुत दिन तक रखा जाए किसी नमी या किसी ऐसी जगह पे, तो वो या तो खुश्क हो जाती है या तो उसके ऊपर किसी बंद पैकेट के अंदर ही फफूंदी फंगस नाम की एक चीज़ लग जाती है। तो क्लास वो नीले रंग की अक्सर होती है और ब्रेड पे आराम से नज़र आ रही होती है। वो ब्रेड पे इसीलिए नज़र आ रही होती है ताकि आप एक जायज़ा ले लें, इसका देख लें कि राइजोइड्स भी मौजूद होते हैं। मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्लास उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स एक छोटा सा जरासीम आ जाता है या एक छोटा सा फंगल पोर आ जाता है, फिर ये यहाँ से अपने आप को खाली करने की कोशिश करता है। जैसे ये खाली करने की अपने आप कोशिश करता है, सबसे पहले ये इस तरीके का बाउंड सा होता है। अपने अंदर स्पोर्स बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अंडे, जो फंगस के अंडे होते हैं वो मौजूद होते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत सारे अपने अंडे बाहर निकालने के लिए अपने अंदर के बाहर के थैले में छोटा सा सुराख करता है और पूरी डबल रोटी के ऊपर ये फैला देता है। ग्रीन कलर के एंड्स सब जगह नज़र आते हैं। तो डबल रोटी सारी की सारी ऐसा ऐसा करके एक ब्रेड, दूसरी ब्रेड और तीसरी ब्रेड आराम से गंदी और नीले रंग की होना शुरू कर देती है ताकि वो फंगस आगे आगे फैले। क्लास में एक बात बता दूं कि आपको सड़ी हुई गंदी ब्रेड कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो सेहत के लिए बेहद ज़्यादा ख़राब होती है और वो आपको बहुत बुरे तरीके से बीमार भी कर सकती है। तो मैंने आज आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डीप डिस्क्रिप्शन दी। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको मैं एक एक लफ्ज़ अच्छे तरीके से समझा सकूं। राइजोइड्स के बारे में मैंने ये बताया कि ये स्पोर्स यानी अपने छोटे छोटे अंडे एक जगह से दूसरी जगह ब्रेड के ऊपर ही फेंक रहे होते हैं ताकि वो नीलापन हर जगह फैल जाए और फुई भी हर जगह लग जाए। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बार बार आप जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ, आप जाके बाहर इधर उधर जाके सर्च करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।